जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा है परावर्तन का क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी जब इमेज बनता है तो किन किन किरणों की आवश्यकता होती है, उन किरणों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कौन कौन से कंडीशन में बनते हैं, कितने कंडीशन होते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक है गोली दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ये 3 टॉपिक आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए किरण आरेख क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे किरण आरेख। तो किरण आरेख देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किरण आरेख के आप चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी का इमेज बना नहीं पाएंगे। तो नंबर 1 मानते हैं कि अवतल हो। याद रखिएगा, दोनों पे अप्लाई सेम ही होता है, उत्तल अवतल हम दोनों बता देते हैं। मान लेते हैं आपका कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे कई बिंदु होते हैं। एक बिंदु हमारा ऐसे रेखा गुजार देते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे आपका होता है सी बिंदु, यहाँ पे पी बिंदु, यहाँ पे एफ बिंदु होता है, यहाँ पे होता है पी बिंदु होता है। अब गोली दर्पण किस तरह से बनता है, सी बिंदु क्या है, एफ बिंदु क्या है, पी बिंदु क्या है, इन सारी परिभाषाएं आपके लेक्चर नंबर 2 में बताया गया, उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है। अब जैसे किरण आरेख पहले होते हैं, पहले का मतलब जैसे जिस तरह से मुख्य अक्ष की रेखा जा रही है उसी के समांतर यदि हम किसी रेखा को डालते हैं या सीधी को पड़ता है दर्पण के ऊपर, अवतल दर्पण के ऊपर, तो हमेशा याद रखेंगे कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती हैं। जब इसी का इमेज हम बनाते हैं अवतल दर्पण में, किसमें बनाते हैं, उत्तल दर्पण में बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण में कुछ इमेज इस तरह से बनता है। याद रखेंगे ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब हम उत्तल में बताते हैं। उत्तल ये हमारा है। उत्तल और अवतल की परिभाषा कैसे देते हैं, जो अंदर की तरफ दबा हो और उभरे हुए पार्ट को कलई किया जाता है उसको बोलते हैं अवतल। जो उभरे हुए पार्ट को परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाले दबे हुए पार्ट को कलई या पेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं उत्तल। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी यही बिंदु होता है P, यहाँ पे भी होता है F, यहाँ पे भी होता है C बिंदु होता है। यहाँ पे जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरणों को डालते हैं तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर डालने पर यहाँ पे तो फोकस से जाती हैं, यहाँ से फोकस पे मिलती हुई या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखेंगे यहाँ पे वास्तव में नहीं मिलती, ठीक ना। अब कोई भी वस्तु होता है, थोड़ा समझिएगा, जब कोई वस्तु होता है, कोई वस्तु से याद रखेंगे इमेज या जो हमारे किरण आरेख होते हैं बहुत सारे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनंत। अब अनंत किरण आरेख तो हम पकड़ नहीं सकते। अनंत में से हमें कितना पकड़ना है, केवल 2 को पकड़ना है। मिनिमम 2 होते हैं और हम आपको 4 किरण आरेख बता रहे हैं। 4 में से किन्हीं 2 को अप्लाई करिएगा, आपको सारी चीजें वहां पे बनते हुए मिल जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले अनंत में से एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर पकड़ा। जब अवतल पे डाला तो हमारा फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब हम उत्तल पे डालते हैं तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में मिलती है, उत्तल में अवतल में वास्तव में मिलती हैं, उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती है तो उसको याद रखें, क्योंकि कलई किया गया है यहाँ पर नहीं में से, इसलिए डॉट डॉट रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक। जस्ट इसका इसी में अगर दूसरा हम देखते हैं अवतल में मान लेते हैं हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा F है। F के मान लेते हैं C बिंदु है, F बिंदु है, ये बिंदु हमारा P है। हमेशा मान के कलई चलेंगे, ठीक ना। अब दूसरा किरण आरेख हम मान लेते हैं, यदि वक्रता केंद्र से डाल दें। कहाँ से डाल दें, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से डालेंगे आपके दर्पण पे जाके गिरेगा। वक्रता केंद्र से जब किरण को डालते हैं, वक्रता पेट पे गिरने के बाद वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाता है। इसके कहने का मतलब नया मार्ग नहीं बनाता, जिस पे डाले उसी पे वापस चला आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वक्रता केंद्र से डालते हैं और दर्पण के बीच जब एंगल देखते हैं, एंगल हमारा बन जाता है 90 एंगल बढ़ने के कारण ही वक्रता केंद्र पे डाले तो वक्रता केंद्र से ही गुजर गई। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो फोकस से जाती हैं। अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वक्रता केंद्र से वापस लौट आती है, वक्रता केंद्र पर ही। इसी चीज को जब हम उत्तल पे देखते हैं, उत्तल पे हम देख लेते हैं। उत्तल में हम जब वक्रता केंद्र पे डालते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा बिंदु F है, बिंदु C है। जब हम इसी किरण आरेख को फोकस पे मान लेते हैं वक्रता केंद्र पे डाल रहे हैं, तो वक्रता केंद्र पे डालेंगे तो पहली बात तो वक्रता केंद्र पे डायरेक्ट आप डाल ही नहीं सकते,
कारण क्योंकि कलय किया गया है, तो हम जैसे ही ऐसे डालते हैं तो इसी पे बोलते हैं ऐसे डाले, इसके बीच एंगल 90 बना होगा और वापस चला हो गया, और हम ऐसे दिखा देते हैं कि वक्रता केंद्र से निकलते हुए प्रतीत हो रही होगी। याद रखिएगा, जब कोई किरण जाता है और उसी पे वापस लौट आता है, इसका मतलब एक ही है, दर्पण और किरण के बीच 90 का एंगल बन रहा है। अब जो हम मुख्य अक्ष के जैसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये भी एक किरण है, इसके बीच में देख रहे हैं एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, इसीलिए वास्तव में चली आ रही है। ये जो किरण के बाहर दिखाया जा रहा है, लेप के बाद दिखाया जा रहा है, लेप के बाद कोई किरण हम खींच ही नहीं पाएंगे, केवल बोर्ड पे दिखाया जाता है आपको समझने के लिए कि किरण मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण डालते हैं तो फोकस से जाती हैं, वक्रता केंद्र से डालते हैं तो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती, सॉरी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। ठीक, तीसरी किरण होती है, तीसरी किरण को समझिएगा। यदि हम कभी भी मान लेते हैं अवतल दर्पण है, हमेशा तो जरूरी नहीं है कि किरण समांतर ही चले, कभी समांतर की जगह फोकस पे डायरेक्ट गिर सकती हैं। जब किरण फोकस पे गिरेंगे, याद रखेंगे, तो समांतर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये नियम अवतल दर्पण में पहले का एकदम जस्ट उल्टा है, थोड़ा समझिएगा। पहले हमने क्या बोला था, समांतर, तो फोकस हो गए थे। इसमें जब फोकस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है। उत्तल में जब फोकस पे डालेंगे तो समांतर होते हुए प्रतीत होती है। ठीक, समझ गए? तो ये तीन किरणें होती हैं। तीन किरणों में से किन्हीं दो किरणों का यूज करना है हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बना के दिखाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में दो कंडीशन होती हैं, तो उत्तल दर्पण का आज हम बना के दिखा देते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसमें केवल आपका आवर्धन क्षमता और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण काफी बड़ा है, 6 कंडीशन बनती हैं, तो उसमें लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हम उत्तल दर्पण का बना के दिखाते हैं, उपयोग बताते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप अब हेडिंग डालेंगे किरण आरेख के बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तल दर्पण। याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में पहले कितनी कंडीशन बनती है? उत्तल दर्पण में बनती है कंडीशन 2। 1 नंबर कंडीशन बनती है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। दूसरी कंडीशन बनती है जब वस्तु अनंत और P के बीच हो। P का मतलब ध्रुव के बीच हो। ठीक, तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 बनती है। अभी हमने आपको बताया होगा, उत्तल दर्पण में जो भी किरण आरेख काट रहे थे, वास्तव में काट नहीं रहे थे, वो हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से दिखाया जा रहा था। जब डॉट डॉट से दिखाएंगे, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। आभासी के साथ एक शब्द हमेशा आता है, आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी सीधा बनेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब हम बना के देखते हैं। मान लेते हैं हमारा ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष डाला, यहाँ पे बिंदु P लिख लिया, यहाँ पे बिंदु F है, यहाँ पे बिंदु C है। अब जब हम मान लेते हैं वस्तु अनंत पे है, कहाँ पे है, वस्तु अनंत पे है। अनंत से जब किरण चलेंगी तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती हैं, फोकस से ऐसे निकलती हुई या किरणों को फैला देता है उत्तल दर्पण, तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, ऐसे बहुत सारे किरणें चलती हैं, आपको अनंत से फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब समझिए, जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं और दर्पण हमारा कौन सा हो, उत्तल दर्पण हो, तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहें तो बिंदु के आकार के, बिंदु के आकार का, साइज ऑफ पॉइंट। ठीक, इसका मतलब जब भी हमेशा चलेगा अनंत पे रहेंगे वस्तु, अनंत से हमेशा चलेंगे तो मिलती हुई कहां पे प्रतीत होंगी, फोकस पे। वास्तव में फोकस पे कभी नहीं मिलती, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, बहुत ख्याल से, ध्यान से। अब आपको याद होगा लेक्चर में बताया गया था आपको 2 वाले में कि वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, दर्पण के बाएं रखा जाता है। दर्पण कुछ भी हो, समतल हो, अवतल हो, उत्तल, कुछ भी हो, हमेशा वस्तु को बाईं तरफ ही रखा जाता है। चिन्ह प्रपाटी में बताया गया था, ध्यान से जाके देख सकते हैं आप बहुत सारी चीजें।
पहला कंडीशन जब अनंत पे था तो ये सारे कंडीशन बनते हैं, ऊपर लिख दिया गया है, ये सारे कंडीशन को नोट कर लेंगे। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में देखते हैं थोड़ा सा। कंडीशन नंबर 2 में जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, सॉरी अनंत और P के बीच रखते हैं, मान लेते हैं P है हमारा, यहाँ पे अनंत है, मान लेते हैं वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे कीड़े, चलने के बाद क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु क्या है, F है, यहाँ पे बिंदु क्या है, C है। जब यहाँ से फैल जाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई फोकस पे प्रतीत होंगी। अब वास्तव में तो काटेंगे नहीं। यहाँ से एक किरण मान लेते हैं हम, ऐसे चलिए यहाँ से, और यहाँ से आपको F बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखेंगे यहाँ से कीड़े वापस लौट जाएंगे, क्यों, क्योंकि दर्पण और ये जो किरण है दूसरा वाला, इसके बीच एंगल 90 का बन रहा है। और आपको बताया गया है जब वक्रता केंद्र के सामने से कोई किरण गुजरती है, जिस पे जा रही है उसी पे वापस चली जा रही है। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कट होता हुआ दिख रहा होगा, जो इसका इमेज है इसका यहाँ बनता हुआ दिख रहा होगा। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इसका इंफॉर्मेशन अगर लिखना है तो ये बन रहा है P और F के बीच बन रहा है, P और F के बीच बन रहा है, ठीक। और देखेंगे ध्यान से, वस्तु अनंत पे था तो फोकस बना, अनंत और P के बीच में आया तो हमारा कहाँ बन गया, P और F के बीच में आया। अब एक चीज बहुत गौर से हम देख रहे हैं, F के इधर देख रहे हैं तो C बिंदु है। याद रखेगा F के इस साइड इमेज कभी भी नहीं बनता, इमेज कभी भी नहीं बनता उत्तल दर्पण में। इसमें उत्तल दर्पण में F के इस साइड कभी भी इमेज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमने अगर बहुत दूर रखा था वस्तु कहाँ बन गया, बहुत दूर से F बन गया। जब हम थोड़ा सा पास लेके आएंगे वस्तु अंदर की तरफ खिसकता है, बाहर की तरफ नहीं खिसकता। याद रखेंगे एक चीज बहुत ध्यान से, ठीक ना। और एक चीज, चाहे वस्तु अनंत पे रखे, चाहे वस्तु अनंत और P के बीच में रखे, वस्तु हमेशा छोटे बनना है, आभासी बनना है और सीधा ही बनना है, ठीक। तो ये तो ऐसे इंफॉर्मेशन हो गया कि अनंत पे रखते हैं फोकस पे, अनंत और P के बीच रखते हैं तो P और F के बीच बनता है और छोटा बनता है। बस याद रखेंगे पहले कंडीशन में बिंदु के आकार का बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है। अब जब इस बनता है तो सबसे ज्यादा इसका है, जब ये छोटा इमेज बनाता है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग याद रखेंगे हमेशा इसका उपयोग करते हैं गाड़ी में। कहाँ करते हैं, गाड़ी में करते हैं। गाड़ी में क्यों करते हैं, गाड़ी में देखते होंगे जब आप चलाते होंगे तो एक्सीलेटर और क्लच के बगल में देखते होंगे एक साइड मिरर लगा होता है। वही साइड मिरर किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है। उत्तल दर्पण के नाम से एक और पूछता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। क्वेश्चन पूछता है दृष्टि क्षेत्र, क्या पूछेगा, दृष्टि क्षेत्र मैक्सिमम या अधिकतम होता है तो वो है हमारा उत्तल दर्पण। दृष्टि क्षेत्र अधिकतम का बेसिक मतलब है कि छोटा सा दर्पण हो और बहुत दूर की चीजों को पूरा इमेज बना दे, उसी को बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र अधिकतम। छोटी चीज और बड़ी चीज बना दे, छोटा पैक बड़ा धमाके की तरह काम करे, समझ गए। तो हमारा इसमें दृष्टि क्षेत्र अधिकतम किस दर्पण का पूछता है, उत्तल दर्पण का। उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम गाड़ी में करते हैं। और उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग वहां पे करते हैं जब हमें कीड़ों को फैलाना होता है, ठीक ना। जैसे इमेज नंबर 1 में आइएगा, जब अनंत पे रखते हैं वास्तव में एक कीड़ों को फैलाता है, बस हमें लगता है कि फोकस से निकल रहा होगा, फैल रहा होगा। कीड़ों को जो फैलाता है वही हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो पहला काम गाड़ी में, दूसरा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है इसलिए गाड़ी में उपयोग करते हैं। और इसका काम है, जैसे इसका काम ट्रैफिक में करते हैं, जैसे जहाँ पे देखते हैं बहुत अंधे मोड़ होते हैं, जैसे जहाँ पे चीजें क्या होती है हमें अचानक टर्न पे नहीं दिखाई देता, तो वहां पे हम साइड में लगा देते हैं जिससे कि वहां कोई बड़ी गाड़ी आती है तो हमें उस एंगल पे दिखाई दे कि कोई गाड़ी आ रही है। क्योंकि जब हम अचानक कहीं पे मुड़ते हैं और नहीं दिखाई देता तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसको बचने के लिए भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौराहे पे हम क्या करते हैं, चीजों को देखने के लिए, समझ गए। हाँ, और हमारे आंखों के अंदर जो लेंस लगा होता है याद रखेंगे वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और दर्पण में अंतर होता है। लेंस जो होता है कलई नहीं किया रहता, लेकिन दर्पण क्या होता है, पेंट या कलई किया जाता है। समझ गए यहाँ तक। अब हम आते हैं, आपको आई होप आपको किरण आरेख बनाना, उत्तल दर्पण से जो हमारा इमेज बनता है, उन सारी चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं उपयोग, तो आपको समझ में आ गया होगा।
और हम कोई दर्पण का उपयोग बताते थे, जैसे आपके दिमाग में आएगा समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है सर जी? समतल दर्पण समझिए, समतल दर्पण का उपयोग कहीं पे नहीं करते हैं, याद रखेंगे। दर्पण कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, उसको हम डेकोरेशन में भी यूज करते हैं। डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट में। किसी छोटी चीज को बड़ी दिखानी हो तो वहां पे दर्पण लगा दीजिए। जैसे आप जाते होंगे मॉल में, बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कांच का बहुत स्पेसिफिक या बहुत अच्छे जगह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कांच से क्या होते हैं, छोटी चीज को बड़ी दिखा देता है, क्योंकि उसका इमेज इसमें, इसका इमेज इसमें, बार बार इमेज बनते रहते हैं, जिससे आपको छोटा सा भी जगह क्या होगा, बड़ा दिखने लगता है। ठीक ना? तो सजावट के रूप में भी करते हैं समतल दर्पण का। और इसका तो कहीं पे गाड़ी में यूज नहीं करते, इसका बेसिक है, आप घर पे देखते होंगे चेहरा जो देखने का काम करते हैं, या आपके देखते होंगे गोदरेज में जो लगा होता है, आपके घर देखते हैं मटिया की दिवलियम जो चिपका देते हैं, उन सारे जो इमेज जो दर्पण लगे वो सारे समतल दर्पण है। जो देखते होंगे आप गांव में आते हैं खरीदने वाले फेरी से, और आप लोग खरीदते हैं, मम्मी मम्मी खरीदते होंगे आपकी, वो सब दर्पण जो होता है जो चेहरे देखने का उपयोग करते हैं समतल दर्पण। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग जाते हैं बाल कटाने सैलून के दुकान पे या ब्यूटी पार्लर, कहीं पर भी याद रखेंगे समतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। छोटे लेवल पे नहीं होता, छोटे पे नहीं होता, बड़े पे भी एकदम नहीं होता। छोटे पे जैसे जिनकी दुकान छोटी है वो समतल दर्पण रख के अपना दुकान चलाते हैं, लेकिन बड़े में वहां पे अवतल दर्पण लगता है। तो शेविंग में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और गाड़ी में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम आपको बताते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है, उत्तल दर्पण या दर्पण के फार्मूले क्या होते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से लगते हैं, और आपका अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन में किस तरह से इमेज बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। और आपका दर्पण से या परावर्तन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जय हिंद।